नमस्कार साथियों, मैं हूं विश्वजीत और आप देख रहे हैं जड़मत अभ्यास विश्वजीत सर के साथ। आज हम काव्य विधि निर्धारित कवि पढ़ेंगे, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, नागार्जुन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और धूमिल जी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, जो कि झारखंड जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसका फास्ट रिवीजन, क्योंकि अभी काफ़ी कम समय बचा हुआ है, तो इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए बिना समय को गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं काव्य विधि निर्धारित कवि के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। काव्य विधि निर्धारित कवि में सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। भारतेंदु जी का जन्म कब हुआ था? 1850 ईस्वी में। भारतेंदु जी का जन्म कब हुआ था? 1850 ईस्वी में। भारतेंदु जी का जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में। भारतेंदु जी का जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में। भारतेंदु की मृत्यु कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। भारतेंदु जी की मृत्यु कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कौन हैं? भारतेंदु जी। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कौन है? भारतेंदु जी। भारतेंदु जी किसके शौकीन थे? यात्रा के। भारतेंदु जी किसके शौकीन थे? यात्रा के। भारतेंदु जी को संपादित पहली पत्रिका कौन थी? कवि सुधा। भारतेंदु जी की संपादित पहली पत्रिका कौन थी? कवि सुधा। भारतेंदु जी ने स्त्रियों के लिए कौन सी पत्रिका संपादित की? बाल बोधनी। भारतेंदु जी ने स्त्रियों के लिए कौन सी पत्रिका संपादित की थी? बाल बोधनी। हिंदी साहित्य में स्वतंत्रता के प्रथम उद्घोषक कौन है? भारतेंदु जी। हिंदी साहित्य में स्वतंत्रता के प्रथम उद्घोषक कौन है? भारतेंदु जी। भारतेंदु जी। हिंदी के उत्थान के लिए अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करने वाले कौन है? भारतेंदु जी। हिंदी के उत्थान के लिए अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करने वाले कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कवि कामिनी को रीतिकालीन विलासिता के झुरमुटों से निकलने वाले कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु जी। कविता कामिनी को रीतिकालीन विलासिता के झुरमुटों से निकालने वाले कौन हैं? भारतेंदु जी। कविता को जन जीवन की साधारण पृष्ठभूमि पर किसने लाया? भारतेंदु जी ने लाया। कविता को जन जीवन की साधारण पृष्ठभूमि पर किसने लाया? भारतेंदु जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। भारतेंदु जी की रचना है सवैया एवं कवित्त। भारतेंदु की रचना है सवैया एवं कवित्त। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना में पिय का संबोधन किसके लिए है? कृष्ण के लिए है। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना में पिय का संबोधन किसके लिए? कृष्ण के लिए है। भारतेंदु जी की रचना भारत दुर्दशा क्या है? नाटक। भारतेंदु जी की रचना भारत दुर्दशा क्या है? नाटक। भारतेंदु जी के काव्य की सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या रही है? राष्ट्रीय प्रवृत्ति। भारतेंदु जी के काव्य की सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या रही है? राष्ट्रीय प्रवृत्ति। भारतेंदु जी की दृष्टि में काव्य की आत्मा कौन है? रस। भारतेंदु जी की दृष्टि में काव्य की आत्मा कौन है? रस। भारतेंदु जी के नाट्य साहित्य को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 3। भारतेंदु जी के नाट्य साहित्य कितने भाग में विभक्त है? 3। इनके नाट्य साहित्य के भागों में विभक्त सही नाम को चुनें। भारतेंदु जी के नाट्य साहित्य के भागों में विभक्त सही नाम है अनुदित, मौलिक और अपूर्ण। अनुदित, मौलिक और अपूर्ण। भारतेंदु जी के नाट्य साहित्य के भागों में विभक्त सही नाम है अनुदित, मौलिक और अपूर्ण। भारतेंदु जी के अधूरे अनुवाद को किस जोड़ी ने पूरा किया है? रामाशंकर व्यास और राधा कृष्ण दास। इनके अधूरे अनुवाद, भारतेंदु जी के अधूरे अनुवाद को किस जोड़ी ने पूरा किया है? रामाशंकर व्यास और राधा कृष्ण दास। भारतेंदु जी कितने भाषा के जानकार हो चुके थे? 11 भाषा। भारतेंदु जी कितने भाषा के जानकार हो चुके थे? 11 भाषा। भारतेंदु जी का विवाह कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? 13। भारतेंदु जी का विवाह कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? 13। हिंदी गद्य विद्या का स्वरूप निर्धारण किसने किया है? भारतेंदु जी ने। हिंदी गद्य विद्या का स्वरूप निर्धारण किसने किया है? भारतेंदु जी ने। भारतेंदु जी किस भाषा को अपनाने की स्वीकृति दी है?
व्यवहारिक भाषा। भारतेंदु जी ने किस भाषा को अपनाने की स्वीकृति दी है? व्यवहारिक भाषा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की धारणा के मुताबिक कब हिंदी नई चाल में ढली? 1873। भारतेंदु हरिश्चंद्र की धारणा के मुताबिक कब हिंदी नई चाल में ढली? 1873। आधुनिक काल का जनक किस लेखक को कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक काल का जनक किस लेखक को कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु युग का अन्य नाम है पुनर्जागरण काल। भारतेंदु युग का अन्य नाम है पुनर्जागरण काल। इनमें से भारतेंदु मंडल का लेखक कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। इनमें से भारतेंदु मंडल का लेखक कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। भारतेंदु जी का जीवन काल कुल कितने वर्ष का था? 35 वर्ष का था। भारतेंदु जी का जीवन काल कुल कितने वर्ष का था? 35 वर्ष का था। कौन सी कृति भारतेंदु जी की नहीं है? भारत हरण। कौन सी कृति भारतेंदु जी की नहीं है? भारत हरण। भारतेंदु ने अपनी किस कृति में देसी राजाओं को रासव गद्य कहा है? भारत दुर्दशा। भारतेंदु ने अपनी किस कृति में देसी राजाओं को रासव कहा है? भारत दुर्दशा। इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु युग की प्रवृत्ति नहीं है? इतिवृत्तात्मकता। इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु युग की प्रवृत्ति नहीं है? इतिवृत्तात्मकता। जबकि भारतेंदु जी की युग की प्रवृत्ति क्या क्या है? भक्ति भावना, प्रकृति चित्रण, श्रृंगारिकता। भक्ति भावना, प्रकृति चित्रण और श्रृंगारिकता भारतेंदु युग की प्रवृत्ति है। हिंदी नई चाल में ढली किसकी उक्ति है? भारतेंदु जी की। हिंदी नई चाल में ढली किसकी उक्ति है? भारतेंदु जी की। भारतेंदु जी ने स्त्री शिक्षा के लिए कौन सी पत्रिका निकाली है? बाल बोधनी। भारतेंदु जी ने स्त्री शिक्षा के लिए कौन सी पत्रिका निकाली है? बाल बोधनी। निम्नलिखित में भारतेंदु जी का मौलिक नाटक क्या है? अंधेर नगरी। निम्नलिखित में भारतेंदु जी का मौलिक नाटक क्या है? अंधेर नगरी। आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक किसे कहा गया है? भारतेंदु जी को। आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक किसे कहा गया है? भारतेंदु जी को। प्रेम फुलवारी किसकी रचना है? भारतेंदु जी की। प्रेम फुलवारी किसकी रचना है? भारतेंदु जी की। भारतेंदु जी ने कुल कितनी काव्य कृतियों का सृजन किया है? 70। भारतेंदु जी ने कुल कितनी काव्य कृतियों का सृजन किया है? 70। पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है। पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है। भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? प्राचीन और नवीन का समन्वय। प्राचीन और नवीन का समन्वय भारतेंदु जी की कविता की सबसे बड़ी विशेषता है। इन्हें द्वितीय भारतेंदु भी कहते हैं। प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र को द्वितीय भारतेंदु भी कहते हैं। नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? सरदाराम फुल्लौरी। नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? सरदाराम फुल्लौरी। नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? सरदाराम फुल्लौरी। आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? प्रेमधन। आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? प्रेमधन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास इनमें से किसे माना? परीक्षा गुरु को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास इनमें से किसे माना? परीक्षा गुरु। समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? अंबिका दत्त व्यास। समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? अंबिका दत्त व्यास। बाबू बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्ध का मूलाधार है? शिव शंभू का चिट्ठा। बाबू बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्ध का मूलाधार है? शिव शंभू का चिट्ठा। बाबू बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्ध का मूलाधार है? शिव शंभू का चिट्ठा। भारतेंदु मंडल के किस लेखक भारतेंदु मंडल के किस लेखक को उस युग का अत्यंत सजग, सतर्क, गहरी सूझबूझ वाला तथा भारतेंदु का सफल उत्तराधिकारी माना जाता है? बाल मुकुंद गुप्त को। भारतेंदु मंडल के किस लेखक को उस युग का अत्यंत सजग, सतर्क, गहरी सूझबूझ वाला तथा भारतेंदु का सफल उत्तराधिकारी माना जाता है? बाल मुकुंद गुप्त को। नवभक्तमाल के रचयिता कवि कौन है? राधाचरण गोस्वामी। नवभक्तमाल के रचयिता कवि कौन है? राधाचरण गोस्वामी। नवभक्तमाल के रचयिता कवि कौन है? राधाचरण गोस्वामी।
जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान किसकी उक्ति है? प्रताप नारायण मिश्र की। जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान किसकी उक्ति है? प्रताप नारायण मिश्र की। धन्य भारत भूमि सब रत्ननी की उपजावनी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। धन्य भारत भूमि सब रत्नानी की उपजावनी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। इमारो उत्तम भारत देश किसकी उत्तर है? राधाचरण गोस्वामी की। इमारो उत्तम भारत देश किसकी उत्तर है? राधाचरण गोस्वामी की। प्रेम संपलती नाश किसकी रचना है? जा मोहन सिंह। प्रेम संपलती नाश किसकी रचना है? जा मोहन सिंह। अब आइए मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में पढ़ते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। साकेत की रचना द्वारा किसके चरित्र पर लगे लांछन को धोने का प्रयास किया गया है? कैकेयी। साकेत की रचना द्वारा किसके चरित्र पर लगे लांछन को धोने का प्रयास किया गया है? कैकेयी। गुप्ता जी मैथिली शरण गुप्ता जी को किस सम्मान से अलंकृत किया गया है? राष्ट्रकवि। गुप्ता जी को किस सम्मान से अलंकृत किया गया है? राष्ट्रकवि। मैथिली शरण गुप्ता जी को राष्ट्रकवि की उपाधि से अलंकृत किसने किया है? महात्मा गांधी जी ने। मैथिली शरण गुप्ता जी को मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रकवि की उपाधि से अलंकृत किसने किया है? महात्मा गांधी ने। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के लंबे दौर में राष्ट्रीय जागरण के स्वर को सबसे अधिक मुखर करने वाले कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के लंबे दौरे में राष्ट्रीय जागरण के स्वर को सबसे अधिक मुखर करने वाले कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। साकेत के लिए मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पुरस्कार मिला है? हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार। साकेत के लिए मैथिली शरण गुप्त जी को कौन सा पुरस्कार मिला है? हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार। यह पुरस्कार मैथिली शरण गुप्त को कब मिला है? 1935। साकेत के लिए मैथिली शरण गुप्त को पुरस्कार कब मिला है? हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार 1935 में। मैथिली शरण गुप्त को मंगल प्रसाद पुरस्कार कब मिला है? मंगल प्रसाद पुरस्कार 1952 में मिला है। मैथिली शरण गुप्त को मंगल प्रसाद पुरस्कार कब मिला है? 1952 में। मैथिली शरण गुप्त का एक छोटा प्रबंध काव्य कौन सा है? तो रंग में भंग। मैथिली शरण गुप्त का एक छोटा प्रबंध काव्य रंग में भंग है। गुप्ता जी को साकेत के विषय में किससे प्रेरणा मिली है? भुजंग भूषण भट्टाचार्य। गुप्ता जी को साकेत के विषय में किनसे प्रेरणा मिली है? भुजंग भूषण भट्टाचार्य। गुप्ता जी को साकेत के विषय में किनसे प्रेरणा मिली है? भुजंग भूषण भट्टाचार्य। गुप्ता जी का जन्म कब हुआ था? 1886। गुप्ता जी का जन्म कब हुआ था? 1886। गुप्ता जी का जन्म कहाँ हुआ था? चीरगांव। गुप्ता जी का जन्म कहाँ हुआ था? चीरगांव। खड़ी बोली में काव्य रचना के लिए प्रेरणा एवं प्रोत्साहन किससे मिला है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। खड़ी बोली में काव्य रचना के लिए प्रेरणा एवं प्रोत्साहन किससे मिला है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। खड़ी बोली में काव्य रचना के लिए प्रेरणा एवं प्रोत्साहन किससे मिला है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। गुप्ता जी आदर के साथ किस उपनाम से जाने जाते थे? दद्दा। गुप्ता जी मैथिली शरण गुप्त जी आदर के साथ किस उपनाम से जाने जाते थे? दद्दा। मैथिली शरण गुप्त को आदर के साथ किस उपनाम से पुकारा जाता है? तो दद्दा। 1946 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में उन्हें किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? साहित्य वाचस्पति की उपाधि। 1946 में मैथिली शरण गुप्त को हिंदी साहित्य सम्मेलन में किस उपाधि से सम्मानित किया गया? साहित्य वाचस्पति की उपाधि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। निराला जी का जन्म कब हुआ था? बसंत पंचमी के दिन सन 1896 ईस्वी में। निराला जी का जन्म कब हुआ था? बसंत पंचमी के दिन सन 1896 ईस्वी में। निराला जी का जन्म कहाँ हुआ? महिसा दल के मेदिनीपुर जिले में। निराला जी का जन्म कहाँ हुआ? महिसा दल के मेदिनीपुर जिले में।
निराला जी की नियमित कक्षा कहाँ तक हुई? 9वीं। निराला जी की नियमित कक्षा कहाँ तक हुई? 9वीं। आजीविका चलाने के लिए निराला जी के पास केवल क्या था? साहित्य साधना। आजीविका चलाने के लिए निराला जी के पास केवल क्या था? साहित्य साधना। निराला जी तोड़ती पत्थर के माध्यम से कहाँ से निकलने के लिए कटिबद्ध हैं? भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक गरज। निराला जी तोड़ती पत्थर के माध्यम से कहाँ से निकलने के लिए कटिबद्ध हैं? भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक गरज। निराला जी ने किस माध्यम से जनजीवन को ग्रहण किया है? संवेदना और अनुभव। निराला जी ने किस माध्यम से जनजीवन को ग्रहण किया है? संवेदना और अनुभव। निराला जी की काव्य कल्पना कहाँ से बंधी हुई है? पृथ्वी की दृढ़ आकर्षण शक्ति से। निराला जी की काव्य कल्पना कहाँ से बंधी हुई है? पृथ्वी की दृढ़ आकर्षण शक्ति से। निराला जी के लिए फूल का खिलना किसकी परिणति है? संघर्ष। निराला जी के लिए फूल का खिलना किसकी परिणति है? संघर्ष। निराला जी ने अपनी रचनाओं में किस पद्धति का अनुसरण किया है? प्रगति पद्धति का। निराला जी ने अपनी रचनाओं में किस पद्धति का अनुसरण किया है? प्रगति पद्धति का। निराला जी को छंद के बंधन अरुचिकर है, उसी प्रकार धार्मिक। निराला जी को छंद के बंधन अरुचिकर है, उसी प्रकार धार्मिक। निराला जी में लाक्षणिक बैल छन्य की प्रवृत्ति उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। निराला जी में लाक्षणिक बैल छन्य की प्रवृत्ति उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। निराला जी में कौन सी प्रतिभा थी? बहुवस्तु स्पर्शनी। निराला जी में कौन सी प्रतिभा थी? बहुवस्तु स्पर्शनी। निराला जी की रचनाओं में कोई चरण बहुत लंबा, कोई बहुत छोटा, कोई मंझला देखकर लोग क्या कहते थे? रबड़ छऊ के चुआ छंद। निराला जी की रचनाओं में कोई चरण बहुत लंबा, कोई बहुत छोटा, कोई मंझला देखकर लोग क्या कहते थे? रबड़ छऊ के चुआ छंद। निराला जी ने अपनी कविताओं में बेमेल चरणों की आजमाइश इन्होंने सबसे अधिक किया है विलक्षण। निराला जी ने अपनी कविता में बेमेल चरणों की आजमाइश सबसे अधिक किया है विलक्षण। निराला जी समाज में प्रचलित ढोंग का बड़ा चुभता दृश्य देखा है गोमती के किनारे। निराला जी समाज में प्रचलित ढोंग का बड़ा चुभता दृश्य देखा है गोमती के किनारे। रहस्यवाद से संबंध रखने वाले निराला जी की रचनाएं किस रंग रूप लेकर चलती है? आध्यात्मिकता। रहस्यवाद से संबंध रखने वाले निराला जी की रचनाएं किस रंग रूप लेकर चलती है? आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता। निराला जी की रचनाओं में कौन सी भाषा पाई गई है? बोलचाल। निराला जी की रचनाओं में कौन सी भाषा पाई गई है? बोलचाल। सुमित्रा नंदन पंत वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कब हुआ था? 20 मई 1900। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कब हुआ था? 20 मई 1900। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कहाँ हुआ था? कौसानी। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कहाँ हुआ? कौसानी। नौका विहार कविता में किस राजभवन का उल्लेख है? काका कौकर राजभवन। नौका विहार कविता में किस राजभवन का उल्लेख है? काका कौकर राजभवन। चिदम्बरा पर पंत जी को किस पुरस्कार की प्राप्ति हुई थी? ज्ञानपीठ। चिदम्बरा पर सुमित्रा नंदन पंत जी को किस पुरस्कार की प्राप्ति हुई थी? ज्ञानपीठ। सुमित्रा नंदन पंत का युग क्या है? छायावादी युग। सुमित्रा नंदन पंत का युग क्या है? छायावादी युग। सुमित्रा नंदन पंत का युग क्या है? छायावादी युग। सुमित्रा नंदन पंत जी को उनके किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? काला और बूढ़ा चांद। सुमित्रा नंदन पंत जी को उनके किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद। पंत जी का बचपन का नाम क्या है? गोसाई दत्त। सुमित्रा नंदन पंत का बचपन का नाम है गोसाई दत्त। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म किस दिन हुआ है? रविवार। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म किस दिन हुआ है? रविवार हुआ है, रविवार को हुआ है। पंत जी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? लोकायतन। सुमित्रा नंदन पंत जी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? लोकायतन। पंत जी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? लोकायतन। पंत जी की मृत्यु कब हुई थी? 1 जनवरी 1977। पंत जी की, सुमित्रा नंदन पंत की मृत्यु कब हुई? 1 जनवरी 1977।
छायावाद का सीमांकन माना जाता है 1918 से 1936 ईस्वी। छायावाद का सीमांकन माना जाता है 1918 से 1936 ईस्वी। पंत जी असहयोग आंदोलन से कब संबंध हुए? 1921 ईस्वी में। पंत जी असहयोग आंदोलन से कब संबंध हुए? 1921 ईस्वी में। पंत जी कब मार्क्सवादी जीवन दर्शन अपनाया? 1934 ईस्वी के बाद। पंत जी कब मार्क्सवादी जीवन दर्शन अपनाया? 1934 ईस्वी के बाद। पंत जी के अनुसार मानव जीन का हकीकत क्या है? सुख दुख। पंत जी के अनुसार मानव जीन का हकीकत क्या है? सुख दुख। पंत जी प्रायः प्रकृति को किस रूप में चित्रित किया है? नारी के रूप में। पंत जी प्रायः प्रकृति को किस रूप में चित्रित किए हैं? नारी के रूप में। पंत जी को कविता करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रकृति से। पंत जी को कविता करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रकृति से। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? 1907 ईस्वी में। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? 1907 ईस्वी में। महादेवी वर्मा को पद्म भूषण कब मिला? 1956 ईस्वी। महादेवी वर्मा को पद्म भूषण कब मिला? 1956 ईस्वी। वर्मा जी को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? यामा। वर्मा जी को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? यामा। वर्मा जी को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1983 ईस्वी में। वर्मा जी को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1983 ईस्वी में। महादेवी वर्मा जी के प्रथम काव्य संग्रह का नाम क्या है? निहार। महादेवी वर्मा जी के प्रथम काव्य संग्रह का नाम क्या है? निहार। महादेवी वर्मा जी का अंतिम काव्य संग्रह कौन है? दीपशिखा। महादेवी वर्मा जी का अंतिम काव्य संग्रह कौन है? दीपशिखा। महादेवी वर्मा ने मंदिर का दीप किसे कहा है? स्वयं को। महादेवी वर्मा ने मंदिर का दीप किसे कहा है? स्वयं को। कवयित्री कैसे कैसे मधुर मधुर जलने की सीख देती है? स्वयं को। कवयित्री किसे मधुर मधुर जलने की सीख देती है? स्वयं को। महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक काव्य ग्रंथ का नाम लिखें। उपयुक्त सभी, मतलब रश्मि, निर्जा और निहार। महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक काव्य ग्रंथ है। रश्मि है, निर्जा है, निहार है। उपयुक्त सभी है। महादेवी वर्मा किस संस्थान में प्राचार्य के पद पर कार्यरत रही थी? प्रयाग महिला ज्ञानपीठ। महादेवी वर्मा किस संस्थान में प्राचार्य के पद पर कार्यरत रही थी? प्रयाग महिला ज्ञानपीठ। महादेवी वर्मा का निधन तिथि बतलाइए। 11 सितंबर 1987 ईस्वी। महादेवी वर्मा का निधन तिथि है 11 सितंबर 1987 ईस्वी। वेदना की गायिका के रूप में कौन है? महादेवी वर्मा। वेदना की गायिका के रूप में कौन है? महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र की लेखिका का नाम बतलाएं। महादेवी। अतीत के चलचित्र की लेखिका का नाम बतलाएं। महादेवी। महादेवी वर्मा के काव्य में अभिव्यक्ति के समर्थ माध्यक के रूप में क्या है? गीत। महादेवी वर्मा के काव्य में अभिव्यक्ति के समर्थ माध्यक के रूप में क्या है? गीत। जयशंकर प्रसाद। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। जयशंकर प्रसाद की पहली कृति कौन सी है? चित्रधार। जयशंकर प्रसाद की पहली कृति कौन सी है? चित्रधार। जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा रचनाओं का महत्व केवल किस प्रकार की है? ऐतिहासिक। जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा रचनाओं का महत्व केवल किस प्रकार की है? ऐतिहासिक। प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी किस मासिक पत्र के लिए नियमित रूप से लिखा करते थे? इंदु। जयशंकर प्रसाद जी किस मासिक पत्र के लिए नियमित रूप से लिखा करते थे? इंदु। जयशंकर प्रसाद जी किस काव्य के आधार पर छायावादी कहे जाते हैं? झरना। जयशंकर प्रसाद जी किस काव्य के आधार पर छायावादी कहे जाते हैं? झरना। जयशंकर प्रसाद जी किस काव्य के आधार पर छायावादी कहे जाते हैं? झरना। प्रसाद जी का किस रचना में छायावादी रूप का उत्कृष्ट प्राप्त हुआ है? आंसू। प्रसाद जी का किस रचना में, जयशंकर प्रसाद जी का किस रचना में छायावादी रूप का उत्कर्ष प्राप्त हुआ है? आंसू।
जयशंकर प्रसाद जी के किस रचना में उनका आनंदवादी दर्शन दृष्टिगत होते हैं? लहर। जयशंकर प्रसाद जी के किस रचना में उनका आनंदवादी दर्शन दृष्टिगत होते हैं? लहर। जयशंकर प्रसाद जी की किस रचना में आनंदवादी दर्शन के साथ साथ रहस्यवादी की पुष्टि होती है? लहर। प्रसाद जी की किस रचना में आनंदवादी दर्शन के साथ साथ रहस्यवादी की पुष्टि होती है? लहर। प्रसाद जी की किस रचना में आनंदवादी दर्शन के साथ साथ रहस्यवादी की पुष्टि होती है? लहर। प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी की किस रचना से उनकी जिज्ञासा का दर्शन होने लगा था? चित्रधार। जयशंकर प्रसाद जी की किस रचना से उनकी जिज्ञासा का दर्शन होने लगा था? चित्रधार। जयशंकर प्रसाद जी ने जिज्ञासा को लेकर किसकी रचना की है? प्रेम पथिक। जयशंकर प्रसाद जी ने जिज्ञासा को लेकर किसकी रचना की है? प्रेम पथिक। जयशंकर प्रसाद जी का जिज्ञासा भाव की वृद्धि किस रचना में हुई है? झरना। जयशंकर प्रसाद जी का जिज्ञासा भाव की वृद्धि किस रचना में हुई है? झरना। जयशंकर प्रसाद जी के किस काव्य में वेदना का सुंदर कथन हुआ है? आंसू। जयशंकर प्रसाद जी के किस काव्य में वेदना का सुंदर कथन हुआ है? आंसू। प्रसाद जी के काव्य में किस भाव का विशेष महत्व है? लक्षणक्ति। प्रसाद जी के काव्य में, जयशंकर प्रसाद जी के काव्य में किस भाव का विशेष महत्व है? लक्षणक्ति। जयशंकर प्रसाद कैसे कवि हैं? कालजयी। जयशंकर प्रसाद कैसे कवि हैं? कालजयी। जयशंकर प्रसाद कैसे कवि हैं? कालजयी। अपनी अदम्य जिज्ञासा के कारण ही मनुष्य प्रकृति के रहस्यों का क्या कर सकता है? उद्घाटन। अपनी अदम्य जिज्ञासा के कारण ही मनुष्य प्रकृति के रहस्यों का क्या कर सकता है? उद्घाटन। अपनी अदम्य जिज्ञासा के कारण ही मनुष्य प्रकृति के रहस्यों का क्या कर सकता है? उद्घाटन। साहित्यकारों का आदर्श क्या है? सत्य, शिव और सुंदर। साहित्यकारों का आदर्श क्या है? सत्य, शिव और सुंदर। साहित्यकारों का आदर्श क्या है? सत्य, शिव और सुंदर। प्रसाद जी की रचनाएं, जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं आरंभिक काल में किस वेदना से जुड़ी थी? व्यक्तिगत। जयशंकर जी की रचनाएं आरंभिक काल में किस वेदना से जुड़ी थी? व्यक्तिगत। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं आरंभिक काल में किस वेदना से जुड़ी थी? व्यक्तिगत। जयशंकर प्रसाद जी की अंतिम रचना आंसू में कौन सी भावना से संबंधित है? विश्व कल्याण। जयशंकर प्रसाद जी की अंतिम रचना आंसू में कौन सी भावना से संबंधित है? विश्व कल्याण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में आंसू कैसी कृति है? स्मृति काव्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में आंसू कैसी कृति है? स्मृति काव्य। आंसू काव्य में प्रसाद जी ने कौन सी अभिव्यक्ति दी है? दर्द भरी अभिव्यक्ति। आंसू काव्य में प्रसाद जी ने कौन सी अभिव्यक्ति दी है? दर्द भरी अभिव्यक्ति। आंसू की भावभूमि कैसी है? विकासशील। आंसू की भावभूमि कैसी है? विकासशील। प्रसाद जी अन्य छायावादी कवियों की तरह क्या थे? सुखी जीवन के अनुकूल। जयशंकर प्रसाद जी अन्य छायावादी कवियों की तरह क्या थे? सुखी जीवन के अनुकूल। लक्ष्मी नारायण मिश्र पर जयशंकर प्रसाद जी की अपेक्षा अधिक क्या था? सतर्क। लक्ष्मी नारायण मिश्र पर जयशंकर प्रसाद जी की अपेक्षा अधिक क्या था? सतर्क। छायावादी कवि और प्रेम। छायावादी कवि और प्रेम और मस्ती के कवियों में किसका अंतर है? व्यक्ति चेतना से ऊपर उठकर मन और फिर आत्मा को स्पर्श करती है, जबकि व्यक्तिगत निष्ठ चेतना शरीर से मन तक ही सीमित रहता है। छायावादी कवि और प्रेम और मस्ती के कवियों में किसका अंतर है? व्यक्ति चेतना से ऊपर उठकर मन और फिर आत्मा को स्पर्श करती है, जबकि व्यक्तिगत निष्ठ चेतना से शरीर तक ही सीमित रहता है। छायावादी कवि और प्रेम और मस्ती के कवियों में किसका अंतर है? व्यक्ति जो है चेतना से ऊपर उठकर मन और फिर आत्मा को स्पर्श करता है, जबकि व्यक्तिगत निष्ठ चेतना शरीर से मन तक ही सीमित रहता है। प्रेम और मस्ती के कवियों ने प्रणय को किस रूप में स्वीकार किया है? साध्य के रूप में। प्रेम और मस्ती के कवियों ने प्रणय को किस रूप में स्वीकार किया है? साध्य के रूप में। छायावादी कवि प्रणय को जीवन के किस रूप में रखे हैं? यथार्थ रूप में। छायावादी कवि प्रणय को जीवन के किस रूप में रखे हैं? यथार्थ रूप में।
प्रेम और मस्ती के कवियों के काव्य में जीवन के विषय में किसी व्यापक परिकल्पना या सिद्धांत का क्या मिलता है? अभाव। प्रेम और मस्ती के कवियों के काव्य में जीवन के विषय में किसी व्यापक परिकल्पना या सिद्धांत का क्या मिलता है? अभाव। प्रेम और मस्ती के कवि पढ़ने में तल्लीन हो जाने की क्या रखते हैं? इच्छा। प्रेम और मस्ती के कवि पढ़ने में तल्लीन हो जाने की क्या रखते हैं? इच्छा। छायावादी कवियों की भावना प्रणय के क्षेत्र में कैसी है? प्रेम भावना। छायावादी कवियों की भावना प्रणय के क्षेत्र में कैसी है? प्रेम भावना। नई कविता के कवियों की भावना प्रणय के क्षेत्र में कैसी है? यौन भावना। नई कविता के कवियों की भावना प्रणय के क्षेत्र में कैसी है? यौन भावना। प्रेम और मस्ती के कवियों ने कहीं कहीं नैतिक मर्यादा को भी क्या कर गए हैं? अतिक्रमण कर गए हैं। प्रेम और मस्ती के कवियों ने कहीं कहीं नैतिक मर्यादा को भी क्या कर गए हैं? अतिक्रमण कर गए हैं। द्विवेदी युगीन नैतिकता के कठोर बंधनों के प्रति विद्रोह किया किस वाद के कवियों ने? छायावादियों। छायावादियों। द्विवेदी युगीन नैतिकता के कठोर बंधनों के प्रति विद्रोह किया किस वाद के कवियों ने? छायावादियों ने। छायावादियों ने किया है। द्विवेदी युगीन नैतिकता के कठोर बंधनों के प्रति विद्रोह किया किस वाद के कवियों ने? छायावादियों ने। द्विवेदी युग नैतिकता के कठोर बंधनों के प्रति विद्रोह किया है किस वाद के कवियों ने? छायावादियों ने। द्विवेदी युगीन नैतिकता के कठोर बंधनों के प्रति विद्रोह किया है किस वाद के कवियों ने? छायावादियों ने। प्रेम और मस्ती का यह काव्य निसंदेह अपनी सीधी सच्ची अनुभूति के और कला के कारण क्या पाई है? विशेष ख्याति। प्रेम और मस्ती का यह काव्य निसंदेह अपनी सीधी सच्ची अनुभूति के और कला के कारण क्या पाई है? विशेष ख्याति। प्रेम और मस्ती का यह काव्य निसंदेह अपनी सीधी सच्ची अनुभूति की और कला के कारण क्या पाई है? विशेष ख्याति। हरिवंश राय बच्चन की कविताएं ठोस यथार्थ को पूरी तरह से क्या नहीं कर पाया? ग्रहण। हरिवंश राय बच्चन की कविताएं ठोस यथार्थ को पूरी तरह से क्या नहीं कर पाया है? ग्रहण। छायावाद युग के व्यंग्यकारों में पांडे, बेचन, शर्मा, उग्र का स्थान कहाँ है? अलग। छायावाद युग के व्यंग्यकारों में पांडे, बेचन, शर्मा, उग्र का स्थान कहाँ है? अलग। पांडे, बेचन, शर्मा, उग्र की व्यंग्य कविताओं में क्या मिलता है? उल्लास। पांडे, बेचन, शर्मा, उग्र की व्यंग्य कविताओं में क्या मिलता है? उल्लास। हास्य की छटा को बिखेरने के लिए कवि ने अन्य किन किन भाषाओं की शब्दावली का प्रयोग किया है? अंग्रेजी और उर्दू। हास्य की छटा को बिखेरने के लिए कवि ने अन्य किन किन भाषाओं की शब्दावली का प्रयोग किया है? अंग्रेजी और उर्दू। पांडे, बेचन, शर्मा उग्र व्यंग्य को तीखा बनाने में क्या थे? सिद्धहस्त। पांडे, बेचन, शर्मा उग्र व्यंग्य को तीखा बनाने में क्या थे? सिद्धहस्त। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य के इस युग की कितनी भावनाएं पूरी शक्ति के साथ व्यक्त हुई है? 2। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य के इस युग की कितनी भावनाएं पूरी शक्ति के साथ व्यक्त हुई है? 2। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य की दोनों भावनाओं के नाम बताएं। स्वतंत्रता संग्राम में कूदना। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य की दोनों भावनाओं के नाम बताएं। स्वतंत्रता संग्राम में कूदना। युगों से शोषित भारतीय जनता को विज्ञान से प्राप्त नए साधनों से युक्त ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के साथ संघर्ष के लिए प्रेरित करना कोई कैसा काम था? कोई आसान काम नहीं था। युगों से शोषित भारतीय जनताओं को विज्ञान से प्राप्त नए साधनों से युक्त ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के साथ संघर्ष के लिए प्रेरित करना कोई कैसा काम था? कोई आसान काम नहीं था। देश प्रेम की कविताओं में अनुभूति की क्या दिखाई देती है? सच्चाई और आवेश। देश प्रेम की कविताओं में अनुभूति की क्या दिखाई देती है? सच्चाई और आवेश। जनता में आत्मविश्वास का संचार करने का क्या उपाय था? अतीत की गरिमा का सजीव चित्रण। जनता में आत्मविश्वास का संचार करने के लिए क्या उपाय था? अतीत की गरिमा का सजीव चित्रण। दिल्ली कविता में निराला जी ने अतीत के गौरव के साथ वर्तमान दुर्दशा का चित्रण किया, जो क्या है? गंभीर प्रभाव की अभिव्यक्ति।
दिल्ली कविता में निराला जी ने अतीत के गौरव के साथ वर्तमान दुर्दशा का चित्रण किया, जो क्या है? गंभीर प्रभाव की अभिव्यक्ति। स्वाधीनता आंदोलन के दो महत्वपूर्ण मूल्यों के नाम क्या हैं? असहयोग और आत्म बलिदान। स्वाधीनता आंदोलन के दो महत्वपूर्ण मूल्यों के नाम क्या हैं? असहयोग और आत्म बलिदान। देश की स्वाधीनता के लिए प्रत्येक भारतवासी का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या था? साधना करना। देश की स्वाधीनता के लिए प्रत्येक भारतवासी का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या था? साधना करना। माखनलाल चतुर्वेदी देश के प्रति गंभीर प्रेम तथा देश के कल्याण के लिए उनमें कौन सी भावना दिखाई देती है? आत्मोत्सर्ग। माखनलाल चतुर्वेदी देश के प्रति गंभीर प्रेम तथा देश के कल्याण के लिए उनमें कौन सी भावना दिखाई देती है? आत्मोत्सर्ग। परवर्ती प्रेम और मस्ती के काव्य के अग्रदूत के रूप में किसको स्वीकार किया जा सकता है? बालकृष्ण शर्मा नवीन। परवर्ती प्रेम और मस्ती के काव्य के अग्रदूत के रूप में किसको स्वीकार किया जा सकता है? बालकृष्ण शर्मा नवीन। परवर्ती प्रेम और मस्ती के काव्य के अग्रदूत में किसको स्वीकार किया जा सकता है? बालकृष्ण शर्मा नवीन। छायावाद का गद्य साहित्य पूर्ववर्ती युगों की तुलना में अधिक क्या है? विकासशील और समृद्ध। छायावाद का गद्य साहित्य पूर्ववर्ती युगों की तुलना में अधिक क्या है? विकासशील और समृद्ध। हिंदी नाट्य साहित्य के इस युग को क्या कहना युक्ति संगत होगा? प्रसाद युग। हिंदी नाट्य साहित्य के इस युग को क्या कहना युक्ति संगत होगा? प्रसाद युग। हिंदी नाटक को साहित्यिक भूमिका प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नाटक को साहित्यिक भूमिका प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु ने स्वयं नाटक लिखने और अपने सहयोगियों को इस ओर क्या किया? भारतेंदु ने स्वयं नाटक लिखने और अपने सहयोगियों को इस ओर क्या किया? प्रवृत्त किया। इस ओर क्या किया? प्रवृत्त किया। भारतेंदु ने स्वयं नाटक लिखने और अपने सहयोगियों को इस ओर क्या किया? प्रवृत्त किया। भारतेंदु ने स्वयं नाटक लिखने और अपने सहयोगियों को इस ओर क्या किया? प्रवृत्त किया। प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी मुख्यतः किस नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं? ऐतिहासिक। जयशंकर प्रसाद जी मुख्यतः किस नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं? ऐतिहासिक। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में किस नाटक का विशिष्ट स्थान है? ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में किस नाटक का विशिष्ट स्थान है? ध्रुव स्वामिनी। हरिकृष्ण प्रेमी ने अपने नाटकों में हिंदू मुस्लिम की किस एकता की बात करते हैं? सांस्कृतिक। हरिकृष्ण प्रेमी ने अपने नाटकों में हिंदू मुस्लिम की किस एकता की बात करते हैं? सांस्कृतिक। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने अपने नाटकों में विशेषकर किस समस्याओं को आधार बनाया? नारी समस्या। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने अपने नाटकों में विशेषकर किस समस्याओं को आधार बनाया? नारी समस्या। रामधारी सिंह दिनकर जी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ? 23 सितंबर 1908। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ? 23 सितंबर 1908। दिनकर जी की मृत्यु कब हुई? 24 अप्रैल 1974। दिनकर जी की मृत्यु कब हुई? 24 अप्रैल 1974। दिनकर जी राज्यसभा के सदस्य कब मनोनीत हुए? 1952 ईस्वी। दिनकर जी भारत सरकार के गृह मंत्रालय में हिंदी सलाहकार कब से कब तक रहे? 1965 से 1971 ईस्वी तक। दिनकर जी भारत सरकार के गृह मंत्रालय में हिंदी सलाहकार कब से कब तक रहे थे? 1965 से 1971 ईस्वी तक। रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? छात्र सहोदर।
रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? छात्र सहोदर। दिनकर जी की कौन सी कृति कामाध्यात्मक की दार्शनिक पीठिका पर रची गई है? उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर जी की कौन सी कृति कामाध्यात्मक की दार्शनिक पीठिका पर रची गई है? उर्वशी। दिनकर को साहित्य अकादमी से कब पुरस्कृत किया गया था? 1959। रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी से कब पुरस्कृत किया गया था? 1959। दिनकर जी आधुनिक काव्य धारा के किस कुल के कवि हैं? छायावादोत्तर काल। दिनकर जी आधुनिक काव्य धारा के किस कुल का कवि है? छायावादोत्तर काल। दिनकर जी रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? सन 1972 ईस्वी। दिनकर जी ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित हुए? सन 1972 ईस्वी। दिनकर जी किनके द्वारा मनोनीत राज्यसभा के सदस्य बने? राष्ट्रपति द्वारा। दिनकर जी किनके द्वारा मनोनीत राज्यसभा के सदस्य बने? राष्ट्रपति द्वारा। दिनकर जी के व्यक्तित्व निर्माण में किसका विशेष योगदान रहा है? उनकी पत्नी का। दिनकर जी का व्यक्तित्व निर्माण में किसका विशेष योगदान रहा है? उनकी पत्नी का। दिनकर जी ने अपनी जन्मभूमि का वर्णन किस कृति में किया है? रेणुका। दिनकर जी ने अपनी जन्मभूमि का वर्णन किस कृति में किया है? रेणुका। दिनकर जी का बिहार सरकार ने कब प्रचार विभाग में उपदेशक बनाया? सन 1947 ईस्वी। दिनकर जी का बिहार सरकार ने कब प्रचार विभाग में उपनिदेशक बनाया? सन 1947 ईस्वी। दिनकर जी कब सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दिए? 10 मार्च 1952। दिनकर जी कब सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दिए? 10 मार्च 1952। दिनकर जी कब राज्यसभा के सदस्य त्यागपत्र देकर भागलपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने? सन 1964 ईस्वी। दिनकर जी कब राज्यसभा के सदस्य से त्यागपत्र देकर भागलपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने? सन 1964 ईस्वी। दिनकर जी के व्यक्तित्व को देखकर कौन उन्हें ईरानी करते थे? निराला जी। दिनकर जी के व्यक्तित्व को देखकर कौन उन्हें ईरानी करते थे? निराला जी। दिनकर जी वारसा के अंतर्राष्ट्रीय काव्य भाग लिए थे? सन 1955 ईस्वी में। दिनकर जी वारसा के अंतर्राष्ट्रीय काव्य भाग लिए थे? सन 1955 ईस्वी। दिनकर जी को कब चीन के लेखक संघ के निमंत्रण पर चीन गए थे? सन 1957 ईस्वी। दिनकर जी को कब चीन के लेखक संघ के निमंत्रण पर चीन गए थे? सन 1957 ईस्वी। अज्ञेय अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर करेंगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी। अज्ञेय जी का जन्म कहाँ हुआ? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को हम लोग अज्ञेय जी बोलते हैं। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च 1911 में हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला अंतर्गत कसिया कुशीनगर में हुआ था। अज्ञेय जी का जन्म कहाँ हुआ था? अज्ञेय जी का जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला अंतर्गत कसिया कुशीनगर में हुआ था। अज्ञेय जी का जन्म किस साहसिक आलय में हुआ था? शिविर में हुआ था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का जन्म किस साहसिक आलय में हुआ था? शिविर में हुआ था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी वात्स्यायन लिखना किस आधार पर शुरू किए? गोत्र वंशानुसार। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन लिखना किस आधार पर शुरू किए थे अज्ञेय जी? गोत्र वंशानुसार। अज्ञेय जी वात्स्यायन लिखना किस आधार पर शुरू किए थे? गोत्र वंशानुसार। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। तो अज्ञेय जी अपने नाम के साथ उपनाम अज्ञेय को किसने धारण करवाया था? स्वयं ने धारण किया था। अज्ञेय जी अपने नाम के साथ उपनाम अज्ञेय को स्वयं धारण किए थे।
सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी के इस उपनाम को किसने साहित्यकार के द्वारा प्रसिद्ध करवाया? जैनेंद्र जी। अज्ञे जी के उस नाम को किसने साहित्यकार के द्वारा प्रसिद्ध करवाया? जैनेंद्र जी। जैनेंद्र जी किस पत्रिका के संपादक थे? जागरण। जैनेंद्र जी किस पत्रिका के संपादक थे? जागरण। जैनेंद्र जी किस पत्रिका के संपादक थे? जागरण। अज्ञे जी जैनेंद्र जी के संपादन काल में कौन सी विद्या की रचना करते थे? कहानियाँ। अज्ञे जी जैनेंद्र जी के संपादन काल में कौन सी विद्या की रचना करते थे? कहानियाँ। अज्ञे जी कहानियों की रचना उस समय कहाँ से करते थे? दिल्ली के जेल से। अज्ञे जी कहानियों की रचना उस समय कहाँ से कर रहे थे? दिल्ली के जेल से। अज्ञे जी कहानियों की रचना उस समय कहाँ से करते रहे थे? दिल्ली के जेल से। जैनेंद्र जी अज्ञेय उपनाम किस आधार पर दिए थे? कहानीकार का नाम लिखने के आधार पर। जैनेंद्र जी अज्ञेय उपनाम किस आधार पर दिए थे? कहानीकार का नाम लिखने के आधार पर। अज्ञेय जी किस कारण बंदी बनाए गए थे? क्रांतिकारी कार्यक्रमों में सक्रिय रहने के कारण बंदी बनाए गए थे। अज्ञेय जी किस कारण बंदी बनाए गए थे? क्रांतिकारी कार्यक्रमों में सक्रिय रहने के कारण बंदी बनाए गए थे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय किस कारण हो गए थे? अपनी कहानियाँ जागरण में प्रकाशनार्थ भेजने, उसमें लेखक नाम ना होने के कारण। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय किस कारण हो गए थे? अपनी कहानियाँ जागरण में प्रकाशनार्थ भेजने, उसमें लेखक नाम ना होने के कारण। अज्ञे जी पत्रकारिता का अनुभव कहाँ रखकर प्राप्त किए? आगरा, पटना, कलकत्ता। अज्ञे जी पत्रकारिता का अनुभव कहाँ रहकर प्राप्त किए थे? आगरा, पटना, कलकत्ता। आगरा, पटना, कलकत्ता। आगरा, पटना, कलकत्ता। आगरा, पटना, कलकत्ता। अज्ञे जी पत्रकारिता का अनुभव कहाँ रहकर प्राप्त किए थे? आगरा, पटना, कलकत्ता। अज्ञे जी के संपादक मंडल में कौन पत्रिका प्रकाशित हुई? सैनिक, बिजली, विशाल भारत। अज्ञे जी के संपादक मंडल में कौन कौन पत्रिका प्रकाशित हुई थी? तो सैनिक हुई थी, बिजली हुई थी और विशाल भारत हुई थी। सैनिक, बिजली और विशाल भारत प्रकाशित हुई थी। अज्ञे जी कब आकाशवाणी में कार्यरत रहे थे? 1940 से 42 ईस्वी तक। अज्ञे जी कब आकाशवाणी में कार्यरत रहे थे? 1940 से 42 ईस्वी तक। अज्ञे जी सैनिक जीवन कब व्यतीत किए? 1942 से 1946 ईस्वी। अज्ञे जी सैनिक जीवन कब व्यतीत किए? 1942 से 1946 ईस्वी। अज्ञे जी प्रतीक के संपादक कब थे? 1947। अज्ञे जी प्रतीक के संपादक कब थे? 1947। अज्ञे जी दिल्ली से निकलने वाली किस अंग्रेजी पत्र के साहित्यिक भाग के संपादक थे? थाट। अज्ञे जी दिल्ली से निकलने वाली किस अंग्रेजी पत्र के साहित्यिक भाग के संपादक थे? थाट। अज्ञे जी कब यूनेस्को की यात्रा पर गए थे? 1955 ईस्वी। अज्ञे जी कब यूनेस्को की यात्रा पर गए थे? 1955 ईस्वी। अज्ञे जी दिनमान साप्ताहिक के संपादक किस यात्रा के लौटने के बाद बने? यूरोप। अज्ञे जी दिनमान साप्ताहिक के संपादक किस यात्रा के लौटने के बाद बने? यूरोप। यूरोप यात्रा के लौटने के बाद अज्ञे जी दिनमान साप्ताहिक के संपादक यूरोप यात्रा के लौटने के बाद बने। अमेरिका जाने के बाद अज्ञे जी किस विश्वविद्यालय के भाषा शास्त्र के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे? जोधपुर विश्वविद्यालय। अमेरिका जाने के बाद अज्ञे जी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी किस विश्वविद्यालय के भाषा शास्त्र के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे? जोधपुर विश्वविद्यालय। अमेरिका जाने के बाद अज्ञे जी किस विश्वविद्यालय के भाषा शास्त्र के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे? जोधपुर विश्वविद्यालय। अज्ञे जी किस अकादमी के संचालक भी रहे थे? राजस्थान अकादमी। अज्ञे जी किस अकादमी के संचालक भी रहे थे? राजस्थान अकादमी। अज्ञे जी को साहित्य के प्रति अनुराग कब से रहा? बचपन से।
अज्ञे जी को साहित्य के प्रति अनुराग कब से रहा? बचपन से। अज्ञे जी साहित्य के अतिरिक्त और किन विधाओं में लीन रहते थे? चित्रकला, फोटोग्राफी, बागवानी, मूर्ति शिल्प। अज्ञे जी साहित्य के अतिरिक्त और किन विधाओं में लीन रहते थे? चित्रकला, फोटोग्राफी, बागवानी, मूर्ति शिल्प। चित्रकला, फोटोग्राफी, बागवानी, मूर्ति शिल्प। अज्ञे जी साहित्य के अतिरिक्त और किन विधाओं में लीन रहते थे? चित्रकला, फोटोग्राफी, बागवानी और मूर्ति शिल्प। अज्ञे जी पर किन किन साहित्यकारों से प्रभावित रहे थे? टैगोर, गुप्त, प्रेमचंद्र और जैनेन्द्र। अज्ञे जी सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन। अज्ञे जी किन किन साहित्यकारों से प्रभावित रहे थे? तो टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद और जैनेन्द्र। जैनेन्द्र से प्रभावित रहे थे। अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? मरणोपरांत। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? मरणोपरांत। अज्ञे जी को आनंद किन किन कार्यों में मिलता था? तो पर्वतारोहण में मिलता था और देश भ्रमण में मिलता था। अज्ञे जी को आनंद किन किन कार्यों में मिलता था? पर्वतारोहण और देश भ्रमण में। अज्ञे जी किस अंतर्मुखी प्रवृत्तियों से मुक्त हुए थे? तो छायावाद और साम्यवाद। अज्ञे जी किस अंतर्मुखी प्रवृत्तियों से मुक्त हुए थे? छायावाद और साम्यवाद। अज्ञे जी सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन। अज्ञे जी ने कविता, कहानी संग्रह, उपन्यास, निबंध संग्रह, आलोचना, हिंदी साहित्य, नाटक एवं यात्रा वृत्तांत के अतिरिक्त किस साहित्यिक रूप का समीक्षात्मक दर्शन कराते हैं? तार सप्तक भाग 1, भाग 2 और भाग 3। अज्ञे जी ने कविता, कहानी संग्रह, उपन्यास, निबंध संग्रह, आलोचना, हिंदी साहित्य, नाटक एवं यात्रा वृत्तांत के अतिरिक्त किस साहित्यिक रूप का समीक्षात्मक दर्शन कराते हैं? तार सप्तक भाग 1, तार सप्तक भाग 2 और तार सप्तक भाग 3। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रगतिशील कवियों को प्रयोगवादी कहा, जिसका घोर विरोध किसने किया है? अज्ञे जी ने किया है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगशील कवियों का प्रयोगवादी कहा है, प्रयोगशील कवियों को प्रयोगवादी कहा है, जिसका घोर विरोध सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे जी ने किया है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगशील कवियों को प्रयोगवादी कहा है, जिसका घोर विरोध किसने किया है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे जी ने। अज्ञे जी के संपादन में किस नाम से कविता संग्रह निकला? तार सप्तक। अज्ञे जी के संपादन में किस नाम से कविता संग्रह निकला? तार सप्तक। अज्ञे जी के द्वारा जो तार सप्तक नामक कविता संग्रह प्रकाशित हुआ था, कब हुआ था? 1943 ईस्वी। अज्ञे जी के द्वारा जो तार सप्तक नामक कविता संग्रह प्रकाशित हुआ था, कब हुआ था? 1943 ईस्वी। हिंदी काव्य साहित्य में 1945 से 1955 तक के समय में जो कविता लिखी गई, उसे कौन सी कविता कहेंगे? प्रयोगवादी। हिंदी काव्य साहित्य में 1945 से 1955 तक के समय में जो कविता लिखी गई, उसे कौन सी कविता कहेंगे? प्रयोगवादी। नई कविता के प्रवर्तक कौन है? निराला। नई कविता के प्रवर्तक कौन है? निराला। महाभारत क्या है? महाकाव्य। महाभारत क्या है? महाकाव्य। अब हम लोग नागार्जुन जी का वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर करेंगे। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? बैद्यनाथ मिश्रा। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? बैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ है? बिहार के दरभंगा तरौनी में। नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ है? बिहार के दरभंगा तरौनी में। नागार्जुन का जन्म कब हुआ है? सन 1911 ईस्वी। नागार्जुन का जन्म कब हुआ है? सन 1911 ईस्वी। नागार्जुन मैथिली भाषा में किस उपनाम से जाने जाते हैं? यात्री। नागार्जुन मैथिली भाषा में किस उपनाम से जाने जाते हैं? यात्री। आधुनिक हिंदी कविता में किस कवि के लिए बाबा संबोधन किया जाता है? नागार्जुन। आधुनिक हिंदी कविता में किस कवि के लिए बाबा संबोधन किया जाता है? नागार्जुन।
आधुनिक हिंदी कविता में किस कवि के लिए बाबा संबोधन किया जाता है? नागार्जुन। नागार्जुन ने प्रस्तुत कविता में किस प्रकृति के शासक पर चोट की है? इनमें से कोई नहीं। नागार्जुन ने प्रस्तुत कविता में किस प्रकृति के शासक पर चोट की है? तो कोई नहीं। वर्तमान शासन वर्ग अपने कर्तव्यों का पालन ठीक ढंग से नहीं कर रहा है, अर्थात कौन सी समस्या का समाधान नहीं कर रहा है? तो जनता के दुख दर्द एवं जनता की समस्या। वर्तमान शासन वर्ग अपने कर्तव्यों का पालन ठीक ढंग से नहीं कर रहा है, अर्थात कौन सी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहा है? जनता के दुख दर्द एवं जनता की समस्या का। नागार्जुन की दृष्टि में स्वदेशी शासक कहाँ तैरते और कहाँ नहाते हैं? घी में तैरते हैं और अमृत में नहाते हैं। नागार्जुन की दृष्टि में स्वदेशी शासक कहाँ तैरते हैं और कहाँ नहाते हैं? घी में तैरते हैं और अमृत में नहाते हैं। नागार्जुन की दृष्टि में आज का शासक गांधी का नाम बेचकर हासिल करता है वोट। नागार्जुन की दृष्टि में आज का शासक गांधी का नाम बेचकर हासिल करता है वोट। नागार्जुन ने प्रस्तुत पद्यांश में देश की किस स्थिति का चित्रण किया? त्रासदी। नागार्जुन ने प्रस्तुत पद्यांश में देश की किस स्थिति का चित्रण किया है? त्रासदी। किस कवि का व्यंग्य आग्रह बढ़कर आक्रोश कर सीमा तक जाता है? नागार्जुन। किस कवि का व्यंग्य आग्रह बढ़कर आक्रोश की सीमा तक जाता है? नागार्जुन। गरीब शोषित पीड़ित आम भारतीय जनता है जो कि आम की गुठलियों को चूरकर भट्टी की सौंधी मिट्टी में सान सुनकर खा ले रही है। यह शब्द चित्रण किनका है? नागार्जुन। गरीब शोषित पीड़ित आम भारतीय जनता है जो कि आम की गुठलियों को चूरकर भट्टी की सौंधी मिट्टी में सान सुनकर खा ले रही है। यह शब्द चित्रण किनका है? नागार्जुन। नागार्जुन की दृष्टि में यमदूत जनता के लिए किसके समान है? बंधु के लिए। नागार्जुन की दृष्टि में यमदूत जनता के लिए किसके समान है? बंधु के लिए। नागार्जुन की दृष्टि में यमदूत जनता के लिए किसके समान है? बंधु के समान है। नागार्जुन की कौन सी रचना प्रगतिशील काव्य रचना महत्वपूर्ण स्थान रखती है? स्वदेशी शासक। नागार्जुन की कौन सी रचना प्रगतिशील काव्य रचना महत्वपूर्ण स्थान रखती है? स्वदेशी शासक। नागार्जुन के व्यंग्य की धार क्या है? अत्यंत ही तेज। नागार्जुन के व्यंग्य की धार क्या है? अत्यंत ही तेज। नागार्जुन किस धर्म में दीक्षित हुए हैं? बौद्ध धर्म। नागार्जुन किस धर्म में दीक्षित हुए हैं? बौद्ध धर्म। नागार्जुन की पहली हिंदी कविता का शीर्षक क्या है? राम के प्रति। नागार्जुन की पहली हिंदी कविता का शीर्षक क्या है? राम के प्रति। नागार्जुन को 1968 ईस्वी में उनकी किस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? पत्रहीन नग्न गाछ। नागार्जुन को 1968 ईस्वी में उनकी किस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? पत्रहीन नग्न गाछ। नागार्जुन द्वारा रचित खंड काव्य का नाम लिखिए। मसमांकुर। नागार्जुन द्वारा रचित खंड काव्य का नाम लिखिए। मसमांकुर। एक युग निराला समीक्षात्मक कृति के रचनाकार कौन है? नागार्जुन। एक युग निराला समीक्षात्मक कृति के रचनाकार कौन है? नागार्जुन। नागार्जुन द्वारा मैथिली भाषा में रचित उपन्यास का नाम बताएं। पारो। नागार्जुन द्वारा मैथिली भाषा में रचित उपन्यास का नाम बताएं। पारो। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 15 सितंबर 1927 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 15 सितंबर 1927 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में।
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने कौन सी पंजिका बग संपादन किया? पराग। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने कौन सी पंजिका बग संपादन किया? पराग। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अपना लेखन कार्य कब प्रारंभ किया? 1951 ईस्वी में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अपना लेखन कार्य कब प्रारंभ किया? 1951 ईस्वी में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को पहला कविता संग्रह कौन सी है? काठ की घंटियाँ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पहली कविता संग्रह कौन सी है? काठ की घंटियाँ। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है? उपयुक्त सभी। पागल कुत्तों का मसीहा, सूने चौखट और सोया हुआ जल। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है? Welcome to our music world. The Bluetooth device is ready to pair. निम्नलिखित में से कौन सी रचना निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है? तो पागल कुत्तों का मसीहा, सूने चौखट और सोया हुआ जल। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित बकरी कौन सी विद्या है? नाटक। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित बकरी कौन सी विद्या है? नाटक। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को कौन सी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? खूंटियों पर टंगे लोग। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को कौन सी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? खूंटियों पर टंगे लोग। खूंटियों पर टंगे लोग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कौन सा तार सप्तक के कवि हैं? तीसरा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कौन सा तार सप्तक के कवि हैं? तीसरा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कौन सा अखबार में जुड़े हुए थे? दीनमान। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कौन सा अखबार में जुड़े हुए थे? दीनमान। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कौन सा अखबार में जुड़े हुए थे? दीनमान। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है? तो बकरी है, लड़ाई है और गरीबी हटाओ। निम्नलिखित में कौन सा नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है? बकरी, लड़ाई और गरीबी हटाओ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की मृत्यु कब हुई थी? 1983 ईस्वी में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की मृत्यु कब हुई थी? 1983 ईस्वी में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की मृत्यु कब हुई थी? 1983 ईस्वी में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की शिक्षा दीक्षा कहाँ पूरी हुई थी? इलाहाबाद में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की शिक्षा दीक्षा कहाँ पूरी हुई थी? इलाहाबाद में। धूमिल वस्तुनिष्ठ प्रश्न। धूमिल के किस पन का नाम सुदामा पांडे है? बचपन। धूमिल के किस पन का नाम सुदामा पांडे है? बचपन। धूमिल का जन्म कब हुआ था? 1936 ईस्वी। धूमिल का जन्म कब हुआ था? 1936। धूमिल का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बनारस के समीप खेखली पांडेपुर गांव में। धूमिल का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बनारस के समीप खेखली पांडेपुर गांव में। लोग कहते हैं कि बच्चे को अधिक प्यार देने पर बालक बिगड़ जाता है, पर कौन ऐसा कवि है जो अपने उत्तरदायित्व को विरहन किया है? धूमिल। लोग कहते हैं कि बच्चे को अधिक प्यार देने पर बालक बिगड़ जाता है, पर कौन ऐसा कवि है जो अपने उत्तरदायित्व को विरहन किया है? धूमिल। हाई स्कूल की परीक्षा पास हो जाने के साथ ही किसके जीवन में कठिनाइयां दस्तक देने लगी है? धूमिल। हाई स्कूल की परीक्षा पास हो जाने के साथ ही किसके जीवन में कठिनाइयां दस्तक देने लगी है? धूमिल। धूमिल कब ITI किए हैं? 1958 ईस्वी। धूमिल कब ITI किए हैं? 1958 ईस्वी। धूमिल किस विभाग में अनुदेशक के पद पर नियुक्त हुए हैं? विद्युत विभाग। धूमिल किस विभाग में अनुदेशक के पद पर नियुक्त हुए हैं? विद्युत विभाग। धूमिल की असमय में मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? ब्रेन ट्यूमर। धूमिल की असमय मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? ब्रेन ट्यूमर। धूमिल के काव्य संस्कारों के भीतर एक खास प्रकार क्या है? बचपन।
धूमिल के काव्य संस्कारों के भीतर एक खास प्रकार क्या है? बचपन। धूमिल का व्यंग्य धारदार और कविता असरदार कैसे बना? एक भदेशपन। धूमिल का व्यंग्य धारदार और कविता असरदार कैसे बना? एक भदेशपन। धूमिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित हुए? मरणोपरांत। धूमिल साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित हुए? मरणोपरांत। धूमिल ने अपनी कविता में समकालीन राजनीतिक परिवेश में जी रहे कैसे व्यक्ति का तस्वीर पेश किया? जागरूक व्यक्ति। धूमिल अपने कविता में समकालीन राजनीतिक परिवेश में जी रहे कैसे व्यक्ति का तस्वीर पेश किया? जागरूक व्यक्ति। धूमिल ने मोह भंग को किस ढंग से अभिव्यक्त किया? प्रभावशाली ढंग। धूमिल ने मोह भंग को किस ढंग से अभिव्यक्त किया है? प्रभावशाली ढंग। संघर्षरत मनुष्यों के प्रति धूमिल के मन में क्या रहता था? अगाध करुणा। संघर्षरत मनुष्यों के प्रति धूमिल के मन में क्या रहता था? अगाध करुणा। धूमिल को समकालीन परिवेश इस करुणा का क्या लगता है? शत्रु। धूमिल को समकालीन परिवेश इस करुणा का क्या लगता है? शत्रु। धूमिल की कविता किस कारण अलग से पहचानी जाती है? मुहावरेदार भाषा। धूमिल की कविता किस कारण अलग से पहचानी जाती है? मुहावरेदार भाषा। धूमिल की काव्य भाषा में एक जबरदस्त क्या है? गर्माहट। धूमिल की काव्य भाषा में एक जबरदस्त क्या है? गर्माहट। धूमिल की काव्य शिल्प में एक जबरदस्त क्या है? गर्माहट। धूमिल की काव्य शिल्प में एक जबरदस्त क्या है? गर्माहट। धूमिल की काव्य भाषा में एक जबरदस्त गर्माहट कहाँ से आती है? क्रोध से। धूमिल की काव्य भाषा में एक जबरदस्त गर्माहट कहाँ से आती है? क्रोध से। धूमिल नागार्जुन की तरह कैसे कवि हैं? लोकधर्मी। धूमिल नागार्जुन की तरह कैसे कवि हैं? लोकधर्मी। धूमिल कलकत्ता पहुँचे तो सर्वप्रथम क्या काम किए? लोहा ढोने का। धूमिल कलकत्ता पहुँचे तो सर्वप्रथम क्या काम किए? लोहा ढोने का। धूमिल को कलकत्ता में मेसर्स तलवार ब्रदर्स लिमिटेड के किस मित्र ने नौकरी लगवा दी? तारकनाथ। धूमिल को कलकत्ता में मेसर्स तलवार ब्रदर्स लिमिटेड के किस मित्र ने नौकरी लगवा दी थी? तारकनाथ। तारकानाथ। धूमिल को कलकत्ता में मेसर्स तलवार ब्रदर्स लिमिटेड के किस मित्र ने नौकरी लगवा दी? तारकानाथ। धूमिल वहाँ किस पद पर काम करते थे? पासिंग अफसर। धूमिल वहाँ किस पद पर काम करते थे? पासिंग अफसर। धूमिल की ख्याति कवि के रूप बनारस में कब से मिलने लगी थी? 1963 ईस्वी। धूमिल की ख्याति कवि के रूप बनारस में कब से मिलने लगी थी? 1963 ईस्वी। धूमिल कठोर श्रम करने के बावजूद कलकत्ता की कंपनी से सेवा मुक्त किस कारण हुए? स्वतंत्र प्रकृति के कारण। धूमिल कठोर श्रम करने के बावजूद कलकत्ता की कंपनी से सेवा मुक्त किस कारण हुए थे? स्वतंत्र प्रकृति के कारण। धूमिल भीतर से कहीं बहुत अधिक किस प्रकार के कवि थे? क्रांतिकारी कवि थे। धूमिल भीतर से कहीं बहुत अधिक किस प्रकार के कवि थे? क्रांतिकारी कवि। धूमिल के किस ख्याति से बिजली विभाग के उच्च पदाधिकारियों ने उनका स्थानांतरण सहारनपुर करा दिया? कवि रूप। धूमिल के किस ख्याति से बिजली विभाग के उच्च पदाधिकारियों ने उनका स्थानांतरण सहारनपुर करा दिया? कवि रूप। धूमिल से उनके कर्मचारी संगठन क्यों क्रुद्ध रहते थे? कार्य संस्कृति का पर्दाफाश। धूमिल से उनके कर्मचारी संगठन क्यों क्रुद्ध रहते थे? कार्य संस्कृति का पर्दाफाश। तो हम लोगों ने काव्य विधि का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसका अगला पार्ट हम लेके आएंगे, दूसरा पार्ट, जिसमें और आगे भी रहेगा इसी का काव्य विधि निर्धारित कवि का, और एक सेकेंड वीडियो भी लाएंगे, उसमें और वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा किसी दूसरे बुक संग्रह का। तो चलिए आइए हम भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा
और जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे, नागार्जुन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और धूमिल के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, और इसका हमने फास्ट रिवीजन किया है, तो आप इसे बार बार देखें, आपको यह याद हो जाएगा। तो चलिए हम अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पर। धन्यवाद।